हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में कक्षा 10वीं के हिंदी विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीबीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, कल की बोर्ड की परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा, इस वीडियो को आप लोग अंत तक बने रहना है। वीडियो में बताया गया हर एक क्वेश्चन को आप एग्जाम से पहले रिवीजन कर लीजिएगा, एक बार इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा, और एग्जाम में आप लोगों को वही सारा क्वेश्चन अगर मिलेगा और वही सारा क्वेश्चन अगर टच हो रहा है तो बच्चों आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए बच्चों, आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो यह आप देख सकते हैं कि यह प्रीवियस ईयर की बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछा जा रहा है, और इस बार की बोर्ड परीक्षा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बच्चों, उत्तर इस प्रकार से आपको लिखना है कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भरपूर सम्मान करता था। वह नेताजी के मूर्ति को बार बार चश्मा पहनाकर देश के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा प्रकट करता था। देश के प्रति त्याग व समर्पण की भावना उसके हृदय में किसी भी सेनानी या फौजी से कम नहीं था। इसी कारण लोग उसे कैप्टन कहते थे। इस प्रकार से इसका आंसर आपको लिखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, दिया गया है कि नेताजी का चश्मा पाठ का क्या संदेश है। तो उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना, आंसर इस प्रकार से आपको देना है कि नेताजी का चश्मा कहानी का संदेश लोगों में देश प्रेम की भावना जगाता है। हवलदार साहब के माध्यम से देश के प्रति त्याग की भावना को उन्मुख करना ही इस कहानी का संदेश है। लोग अपने देश के बारे में सोचे। इस प्रकार से आपको आंसर लिख देना है। अगला सवाल दिया गया है कि वे लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। यह कथन किसने और किसलिए कहा। यह प्रीवियस ईयर की बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछा जा चुका है। तो बच्चों आंसर इस प्रकार से आपको लिखना है कि पानवाले का यह कथन है। किसने कहा था। देखिए क्या लिखा है कि वे लंगड़ा क्या जाएगा, वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। यह कथन किसने कहा था। यह कथन पानवाले ने कहा था। और किससे कहा था। तो यह पान वाला पूर्णता देखिए पूर्णता पनेरी है, यानी कि पहले से ही ये पान जन्म से ही ये पान बना रहा है। उसे देशभक्ति से कोई संबंध नहीं है। उसका संबंध केवल अपनी दुकानदारी से था। इसी से वह कैप्टन को पागल कहता है, यानी कि कैप्टन को क्या करता है, वो पागल मानता है, उस पर व्यंग करता है, मजाक उड़ाता है कि वह लंगड़ा फौज में क्या जाएगा। दूसरी ओर वह गरीब चश्मे वाला चाहता था कि नेताजी की मूर्ति किसी प्रकार अधूरी ना रहे। कैप्टन पर पान वाले की टिप्पणी मूर्खतापूर्ण है। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। ये 2 नंबरिया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है कि कैप्टन मूर्ति का चश्मा क्यों बार बार बदल देता है। पठित पाठ के आधार पर उत्तर दें। तो आंसर आपको लिखना है कि कैप्टन एक चश्मा बेचने वाला था। कैप्टन कौन था। एक चश्मा बेचने वाला था। उसे यह बात आहत करती थी कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं बना हुआ है। कैप्टन देशभक्त था। कैप्टन कौन था, यानी जो चश्मा बेचने वाला था वह एक कैप्टन था, यानी उसको कैप्टन के नाम से पुकारा जाता था। और कैप्टन जो था वो देशभक्त था, और उसे एक ऐसा महसूस होता था कि देशभक्त नेता जी को भी बिना चश्मे के असुविधा हो रही है। इसके लिए वह चश्मे की मूर्ति पर लगा देता था। इसलिए वह चश्मे को मूर्ति पर लगा देता था, परंतु उस मूर्ति पर लगे चश्मे के फ्रेम कि किसी ग्राहक को आवश्यकता होती थी। तो कैप्टन मूर्ति पर लगे फ्रेम को नेताजी से क्षमा मांगते हुए उतार कर ग्राहक को दे देता था, और उसके बदले में मूर्ति पर नया फ्रेम लगा देता था। इसलिए वह चश्मा बार बार बदलता था। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। चलिए अगला सवाल देखिए, दिया गया है कि हवलदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को क्यों निहारते थे। हवलदार साहब वह चौराहे पर ही क्यों रुकते थे और नेताजी को क्यों निहारते थे, क्यों देखते थे टकटकी लगा करके। तो आंसर इस प्रकार से लिखना है बच्चों कि हवलदार साहब का हमेशा चौराहे पर रुकना और नेताजी को निहारना यह प्रकट करता है कि उनके अंदर देशभक्ति की प्रबल भावना थी, और वे स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वाले महापुरुषों का हृदय
से आदर करते थे। इस प्रकार से जो है आपको आंसर लिखना है और एग्जाम से पहले बच्चों इसको आप लोग क्या करना है, तैयार कर लीजिएगा, अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है कि पठित पाठ्य के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। तो देखिए आंसर इस प्रकार से लिखना है। देखिए बाल गोविंद भगत वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा। बाल गोविंद भगत जो है एक दिनचर्या जो लिखने के लिए आता है, उसमें आप जो है लिखते हैं जैसे कि बाल गोविंद भगत का दिनचर्या क्या था, यानी उसका स्वभाव क्या था। वह जो है साधु ना होते हुए भी उसको जो है सब कोई साधु कहते थे। क्यों कहते थे, तो उसके व्यवहार के कारण। तो आंसर यहाँ देख, उत्तर क्या, प्रश्न यहाँ देखिए समझिए क्या लिखा है कि पठित पाठ के आधार पर जो है बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताओं को विशेषता लिखना है, यानी कि उनको जो गाते थे, गीत जो गाते थे उसका गायन, जो गायन कैसा था, मधुर था, तो किस प्रकार से है उसकी विशेषता लिखना है। तो आंसर आपको इस प्रकार लिखना है कि बाल गोविंद भगत प्रभु भक्ति के मस्ती भरे गीत गाया करते थे। उनके गानों में सच्ची टेर होती थी। उसका स्वर इतना मोहक, ऊंचा और आरोही होता था कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे, यानी मनमोहित हो जाते थे, पूरी तरह से जो है मोहित हो जाते थे। औरतें उस गीत को गुनगुनाने लगती थी, यानी कि जब बाल गोविंद भगत जब गीत गाते थे तो औरत जो अगर सुनते थे तो औरत जो है उसके गीत को जो है गुनगुनाने लगती थी। और खेतों में काम करने वाले किसानों के हाथ और पाँव एक विषय लय में चलने लगते थे। उनके संगीत में जादुई प्रभाव था, वह मनमोहन प्रभाव सारे वातावरण पर छा जाता था। यहाँ तक कि घनघोर सर्दी और गर्मियों की उमस भी उन्हें डिगा नहीं पाती थी, यानी कि कितनों सर्दी और कितनों गर्मी रहे उसे जो है नर्वस नहीं करता था। ठीक है, इस प्रकार से आंसर लिख देना है। चलिए अगला सवाल देखिए, दिया गया है कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। ये कई बार एग्जाम में आया, जो कि आपका एग्जाम कैंसिल हुआ था ना, ये जो है क्वेश्चन दिया गया था। तो आंसर देखिए इस प्रकार से लिखना है कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों को हैरान कर देती थी। वे भगत जी की सरलता, सादगी और निस्वार्थता पर जो है हैरान होते थे। भगत भूल कर भी किसी से कुछ नहीं लेते थे। वे बिना पूछे किसी की चीज भी नहीं छूते थे, यहाँ तक कि किसी दूसरे के खेत में शौच भी नहीं करते थे। लोग उनके इस खरे व्यवहार पर मुग्ध थे। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है और पैराग्राफ चेंज करते हुए लिखना है कि लोग भगत जी पर तब और भी आश्चर्य करते थे जब वे भोर काल में उठकर 2 मील दूर स्थित नदी में स्नान कर आते थे। वापसी पर गांव के बाहर स्थित पोखर के किनारे प्रभु भक्ति के गीत टेरा करते थे और उनके इन प्रभावी गानों को सुनकर लोग जो है सचमुच हैरान रह जाते थे। इस प्रकार से बच्चों आपको आंसर लिख देना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल लिखिए, दिया गया है कि खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण जो है साधु कहते थे। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो है बाल गोविंद भगत जो है एक दिनचर्या वाले थे, है ना, यानी कि जो है गृहस्थ आदमी थे, लेकिन उसे जो है लोग साधु क्यों कहते थे। ये सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। तो आंसर आपको इस प्रकार लिखना है कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे। वे साधु तो थे पर वैसे साधु नहीं जैसा सामान्यतः माना जाता है। वे साधुओं जैसे कपड़े ना पहनते थे तथा वैसे धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते थे। बाल गोविंद भगत अपनी जो है निम्नांकित चारित्रिक विशेषताओं के कारण जो है साधु कहलाते थे। अब जो उसकी चारित्रिक है उसको जो है पॉइंट बाय पॉइंट जो है 3 से 4 पॉइंट में आपको बता देना है। तो देखिए पहला आपको जो है पॉइंट को लिखना है, वे कभी जो है झूठ नहीं बोलते थे और खरा व्यवहार रखते थे, यानी सादा व्यवहार रखते थे, किसी से जो है झगड़ा उगड़ा नहीं करते थे। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे ख लिखना है कि वे स्पष्टवादी थे, किसी से जो है खामखा जो है झगड़ा मोल नहीं लेते थे। और ग बताना है ऑप्शन ग कि वे दूसरों की किसी चीज या स्थान को अपने व्यवहार में नहीं लाते थे। और चौथा यहाँ पे बताना है कि वे अपने खेत में उत्पन्न वस्तु को जो है कबीरपंथी मठ में ले जाते थे, वहां से प्रसाद स्वरूप जो मिलता उसे घर लाकर अपनी गुजर चलाते थे। और अगला लिख देना है कि वे सुख दुख की भावना से ऊपर थे। इस प्रकार की दिनचर्या से लेकर इस प्रकार के जो है चारित्रिक रूप की विशेषताओं के कारण बाल गोविंद भगत को लोग साधु कहते थे। ठीक है, इस प्रकार से आपको आंसर लिख देना है। चलिए अगला सवाल लिखिए बच्चों, दिया गया है कि पठित पाठ्य के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत की कबीर पर श्रद्धा किन किन रूपों में प्रकट हुई। तो आंसर आपको लिखना है कि बाल गोविंद भगत कबीर के प्रति असीम श्रद्धा रखते थे। उन्होंने अपनी श्रद्धा को निम्न रूपों में व्यक्त किया है। इसमें भी पॉइंट बाय पॉइंट आपको जो है 4 से 5 पॉइंट बता देना है।
आगे लिखना है पॉइंट में, देखिए लिखना है कि उन्होंने स्वयं को कबीर पंथ के प्रति जो है समर्पित कर दिया। वे अपना जीवन कबीर के आदेशों पर चलते थे या चलाते थे। कबीर ने गृहस्थी करते हुए संसार के आकर्षणों से दूर रहने की सलाह दी थी। बाल गोविंद भगत ने भी यही किया। उन्होंने खेती बाड़ी करते हुए कभी लोभ, लालच, स्वार्थ या अहंकार यानी कह सकते हैं अंडवर भरा जीवन नहीं जिया। जैसे कबीर अपने व्यवहार में खरे थे, उसी प्रकार बाल गोविंद भगत भी व्यवहार में खरे रहे। अगला जो है पॉइंट आपको लिखना, अगला विशेषता बताना है कि भगत जी ने अपनी फसलों को भी ईश्वर की संपत्ति माना। वे फसलों को कबीर मध में अर्पित करके प्रसाद रूप में पाई फसलों का भोग करते थे। और अगला पॉइंट आपको लिखना है बच्चों कि कबीर ने नर नारी की समानता पर बल दिया, बाहरी अंडबरों पर चोट की। बाल गोविंद भगत ने भी कबीर के आदेशानुसार अपनी आत्मा की आवाज़ पर व्यवहार किया। उन्होंने वही किया जो उन्हें उचित और हितकारी लगा। अगला आपको जो है पॉइंट बताना है कि कबीर मनुष्य शरीर को जो है नश्वर मानते थे। मनुष्य शरीर को नश्वर मानते थे। वे जीवन के प्रभु भक्ति में लगाने की सीख देते थे। बाल गोविंद भगत ने उनके इन आदेशों को पूरी तरह माना। उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु को भी उत्सव में बदल दिया। वे अंत तक मस्ती भरे गीत गाते रहे। इस प्रकार से जो है उनकी दिनचर्या के बारे में, उनकी विशेषता के बारे में लिख देना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लिखिए दिया गया बच्चों की भगत ने बेटे की मृत्यु यानी कि बेटे की मर जाने पर अपनी भावनाओं को किस प्रकार से प्रकट किया। तो उत्तर इस प्रकार लिखना है कि अपने बेटे की मृत्यु होने पर भगत उनके शव के पास बैठकर कबीर के भक्ति गीत गाने लगे। अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए भगत ने कहा कि यह रोने का नहीं बल्कि उत्सव मनाने का समय है। विरहिणी आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा के पास चली गई। उन दोनों के मिलने से बड़ा आनंद है और कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार भगत ने शरीर की नश्वरता यानी कि शरीर की जो है मृत्यु हो जाने पर या अमरता का भाव व्यक्त किया। इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है। अगला सवाल लिख दिया गया है कि बाल गोविंद भगत ने पुत्रवधू के भाई को पुनर्विवाह का आदेश क्यों दिया। इसका आंसर आप लोगों को लिखना है। तो आंसर देना है बच्चों कि बाल गोविंद भगत यह महसूस कर रहे थे कि उनकी पुत्रवधू की अभी जो है युवा अवस्था थी। इस कम उम्र में वासनाओं को बलपूर्वक काबू में रखना उचित नहीं था। युवा मन पर जो है नियंत्रण रख पाना आसान नहीं होता है। ऐसे में उसने कई अनुचित कदम उठा लिया तो क्या होगा, यही सोचकर भगत को अपनी पुत्रवधू के पुनर्विवाह की आवश्यकता महसूस हुई। इस प्रकार से आंसर आपको लिखते जाना है। चलिए अगला सवाल लिख दिया गया है कि भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो आंसर आपको इस प्रकार लिखना है, यानी कि भगत जी जो है किस प्रकार से वेशभूषा रखते थे, उसकी व्यक्तित्व क्या था, उसके बारे में आपको लिखना है, बताना है। तो आंसर आपको लिखना है कि भगत की उम्र जो है 60 वर्ष से अधिक थी। उनका कद जो है मध्यम व रंग गोरा था। उनके बाल पक कर जो है सफ़ेद हो गए थे, जिनसे उनका चेहरा जो है जगमगाता रहता था। वे कमर में एकमात्र एक लंगोटी और सिर पर एक जो है कबीर पंथियों जैसी जो है कनपटी टोपी पहनते थे। जाड़ा आने पर एक काली कमली ओढ़े रहते थे। वे मस्तक पर चंदन का एक रमानंदी तिलक लगाते थे जो नाक के छोर से ही शुरू होता था। उसके गले में तुलसी की जड़ों से बनी माला रहती थी। पैराग्राफ चेंज करते लिखना है कि ऊपर से साधु की तरह दिखाई देने वाले भगत खेती बाड़ी वाले एक गृहस्थ थे, परंतु उनका आचार व्यवहार इतना पवित्र और आदेशपूर्ण था कि वे गृहस्थ होते हुए भी वास्तव में सन्यासी थे। इस प्रकार से जो है आपको आंसर लिखना है। चलिए अगला सवाल लिखे दिया गया है कि लखनवी अंदाज शीर्षक पाठ में लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वह उनके बातचीत करने के लिए
तनिक भी उत्सुक नहीं है। इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लें। तो आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है कि लेखक के डिब्बे में आया देखकर नवाब साहब की आंखों में असंतोष छा गया। ऐसा लगा मानो लेखक के आने से उनके एकांत में बाधा पड़ गई हो। उनके लेखक से कोई बातचीत नहीं की, उनकी तरफ देखा भी नहीं। वे खिड़की से बाहर देखने का नाटक करने लगे, साथ ही डिब्बे की स्थिति पर गौर करने लगे। इससे लेखक को पता चल गया कि नवाब साहब उनके बातचीत करने को उत्सुक नहीं है। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। चलिए अगला सवाल देखिए दिया गया है कि लखनवी अंदाज पाठ का क्या संदेश है। तो आंसर इस प्रकार लिखना है कि लखनवी अंदाज नामक व्यंग में लेखक कहना चाहता है कि जीवन में स्थूल और सूक्ष्म दोनों का महत्व है। केवल गंध और स्वाद के सहारे पेट नहीं भर सकता। जो लोग इस तरह पेट भरते और संतुष्ट होने का दिखावा करते हैं वे ढोंगी है और अवास्तविक है। और इस व्यंग का दूसरा संदेश यह है कि कहानी के लिए कोई ना कोई घटना, पात्र और विचार अवश्य चाहिए। बिना घटना और पात्र के कहानी लिखना निरर्थक है। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। चलिए अगला प्रश्न। उससे पहले बच्चों आपने जितना भी क्वेश्चन आप लोगों ने अभी तक देखा, अगर इसमें से कितना क्वेश्चन आपको याद है पहले से तैयार किए हुए थे, एक बार कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताते जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या दिया गया है। सवाल है कि बिना विचार घटना पात्रों में के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक जो है सहमत हैं। तो आंसर इस प्रकार लिखना है कि बिना विचार घटना और पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल के इस विचार से हम पूरी तरह सहमत हैं। कई बार कोई ऐसी बात स्वतः ही होती चली जाती है जिसके विषय में ना तो हमें कभी सोचा होता है और ना ही विचार किया होता है। वह बात बढ़ते बढ़ते एक कहानी का आकार से लेती है और घटना ना होते हुए भी घटित हो जाती है। देखने में तो वह एक मामूली सी बात होती है, लेकिन वह एक महान कथा का रूप जो है धारण कर लेती है। इस प्रकार से जो है आपको आंसर लिख देना है। चलिए अगला सवाल देखिए दिया गया है कि नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका अत्यंत जो है संद ही खिचड़ी से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। उनका ऐसा करना उनके लिए स्वभाव को इंगित करता है। तो किस प्रकार से इंगित करता है। तो आंसर इस प्रकार लिखना है कि यत्न से खीरे को काटना, उस पर नमक मिर्च बुरकना और अंत में सूंघ कर ही बाहर फेंक देना, ये सब जो है नवाब साहब के अभिमानी स्वभाव को जो है इंगित करता है। ऐसा करने के पीछे उनका जो है उद्देश्य स्वतः संभवतः जो है लेखक को नीचा दिखाना तथा अपनी जो है खानदानी रईसी का जो है परिचय देना था। ठीक है, इस प्रकार से जो है आंसर आपको लिख देना है। चलिए अगला सवाल देखिए दिया गया है कि फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसे क्यों लगती है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसे क्यों लगती है। तो आंसर देखना है कि फादर कामिल बुल के गोष्ठी में सबसे बड़े माने जाते थे। वे सबके साथ पारिवारिक रिश्ता बनाकर रखते थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि वे सबसे घरों में उत्सवों और संस्कारों पर पुरोहित की भांति उपस्थित रहते थे। हर व्यक्ति उनसे जो है स्नेह और सहारा प्राप्त करता था। इस कारण सबको अपनी उपस्थिति देवदार की छाया के समान जो है प्रतीत होती थी। इस प्रकार से जो है आपको आंसर लिखना है। चलिए अगला सवाल देखिए दिया गया है कि पठित पाठ के आधार पर यानी पठित पाठ के आधार पर जो है फादर कामिल बुल के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है मेरे प्यारे बच्चों कि फादर कामिल बुल के एक जो है आत्मीय सन्यासी थे। वे ईसाई पादरी थे, इसलिए हमेशा एक सफ़ेद चोला धारण करते थे। उनका रंग गोरा था, चेहरे पर सफ़ेद जो है मतलब सफ़ेद जो है झलक देती हुई भूरी दाढ़ी थी, आंखें नीली थी, बाहें हमेशा गले लगाने को आतुर दिखती थी। उनके मन में
अपने जो है प्रियजनों और परिचितों के प्रति जो है असीम स्नेह था। वे सबको स्नेह, संतावना, सहारा और करुणा देने में समर्थ थे। तो इस प्रकार से बच्चों आंसर आपको लिखना है। ठीक है, चलिए आगे अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि पाठ्य में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिनसे जो है फादर बुल्के का हिंदी प्रेम स्पष्ट होता है। हिंदी प्रेम जो है स्पष्ट होता है। तो आंसर लिखना है कि फादर कामिल बुल्के के हिंदी प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उन्होंने अधिक प्रामाणिक अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। उन्होंने बाइबिल और ब्लू वर्ल्ड नामक नाटक का हिंदी में अनुवाद किया। इससे पहले उन्होंने जो है इलाहाबाद में हिंदी में MA किया। इसके बाद उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से रामकथा उत्पत्ति और विकास विषय पर शोध प्रबंध लिखा और उसके बाद वे सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची के हिंदी के अध्यक्ष बने। वे परिमल नामक संस्था के साथ जुड़े रहे। वे जहां तहां हिंदी के प्रति प्रेम प्रकट करते थे। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनवाने के लिए खूब जो है प्रयास किया। उस प्रकार से जो है आपको आंसर लिख देना है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए दिया गया है कि लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा। यानी कि लेखक के द्वारा जो है फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा गया है, इसका आंसर आपको लिखना है। तो देखिए आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों कि लेखक द्वारा फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा गया है। फादर बुल्के करुणा से भरे शांति स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके मन में सबके प्रति प्रेम और वात्सल्य था। वे सभी को सुख दुख में सम्मिलित होते थे। उनके द्वारा कहे गए संतावना के 2 शब्द बड़े से बड़े दुख को जो है सहन करने की शक्ति देते थे। सन्यासी होने पर भी सबसे मधुर पारिवारिक घनिष्ठ संबंध बना लेते थे। वे जल्दी किसी को भूलते भी नहीं थे और सबसे अलग होकर भी वे सबके साथ रहते थे। तो इस प्रकार से जो है आपको आंसर लिखना है। चलिए अगला सवाल देखिए दिया गया है कि अपने विचार से फादर बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बना लिया। अपने विचार से जो है आपके विचार से आपको बताना है कि फादर बुल्के का मन जो है भारत आने पर क्यों अड़क गया, मतलब क्यों जो है उन्होंने अपना मन जो है बनाया कि भारत आना है। तो आंसर आपको इस प्रकार लिखना है बच्चों। लिखना है कि हमारे विचार से फादर कामिल बुल्के ने भारतीय संस्कृति और सभ्यता के से प्रभावित होकर भारत आने का मन बनाया होगा। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारत की संस्कृति ज्ञान, त्याग, अहिंसा, धर्म और शांति के संस्कृति है। यह देश ऋषि मुनियों, धर्म प्रवर्तकों तथा महान कवियों का देश है। इस प्रकार से आपको आंसर लिख देना है। चलिए आगे आपको जो है देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे, लिखिए। तो देखिए आंसर आपको इस प्रकार से लिखना बच्चों कि परंपरागत रूप से ईसाई पादरी संसार से अलग जीवन जीते थे। वे सामान्य सन्यासी लोगों से अलग वैराग की नीरस जिंदगी जीते थे। वे ईसाई धर्माचार में ही अपना जो है समय व्यतीत करते थे। वे प्रायः जो है अन्य धर्मानुयायियों के साथ जो है मधुर संबंध बनाने में रुचि नहीं लेते। फादर बुल्के परंपरागत पादरियों से भिन्न थे। वे सन्यासी होते हुए भी अपने परिचितियों के साथ जो है गहरा लगाव रखते थे। वे उनसे मिलने के लिए सदा आतुर रहते थे तथा सबको गले लगाकर मिलते थे। वे संसारी लोगों के बीच रहकर उनसे जो है निर्लिप्त रहते थे। वे धर्माचार की परवाह किए बिना अन्य जो है धर्म वालों के उत्सवों संस्कारों में भी घर के बड़े बुजुर्ग की भांति शामिल होते थे। वे कभी किसी को अपने से दूर तथा अलग नहीं प्रतीत होने देते थे। उन्हें
लोग जो है उन्हें पादरी नहीं अपुत्र अपना आत्मीय संरक्षक मानते थे। इस प्रकार से बच्चों आपको आंसर लिख देना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल लिखे दिया गया है कि फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व को अपने शब्दों में लिखिए। तो बहुत ही जबरदस्त सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार करिएगा। लिखिए सवाल क्या है बच्चों, सवाल आप समझें। सवाल दिया गया है कि फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व को अपने शब्दों में लिखिए। अपने जो है शब्दों में जो है आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिए बहुत ही जबरदस्त सवाल है। तो देखिए आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है कि फादर बुल्के एक निष्काम कर्मयोगी थे। वे लंबे गोरे भूरे दाढ़ी व नीली आंखों वाले चुंबकीय आकर्षण से युक्त सन्यासी थे। अपने हर प्रियजन के लिए जो है उनके हृदय में ममता व अपनत्व की यानी कि अपनापन का जो है अमृतमयी भावना जो है उमड़ती रहती थी। उनके व्यक्तित्व में मानवीय करुणा की दिव्य चमक थी। वे अपने प्रियजनों को आशीषों से भर देते थे। वे भारत को ही अपना देश मानते हुए यूं ही यानी यही की जो है संस्कृति वे जो है भारत को अपना देश मानते हुए यही की संस्कृति में रच बस गए थे। वे हिंदी के प्रकांड विद्वान थे एवं हिंदी के उत्थान के लिए सदैव जो है तत्पर होते रहते थे। फादर बुल्के अपने जो है स्नेही जनों के व्यक्तिगत सुख दुख का सदा ध्यान रखते थे। वे रिश्ते बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे, यानी कि जो किसी से रिश्ता अगर जोड़ लेते थे वो रिश्ते को तोड़ते नहीं थे। और उनके संतावना भरे शब्दों से लोगों का हृदय जो है प्रकाशित हो उठता था। वे जो है अपने व्यक्तित्व की महानता के कारण ही वे सभी का जो है श्रद्धा के पात्र थे। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है कि मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का महत्व होता है, परंतु महानगरों में रहने वाले लोग प्रायः पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। इस बारे में अपने विचार लिखिए। तो देखिए आपको आंसर इस प्रकार से आपको लिखना है कि यह सही है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में यह हमेशा देखने को मिलता है। लिखना उत्तर इस प्रकार से आंसर देना है कि यह सही है कि मनुष्य अपने जो है जीवन में आस पड़ोस की बहुत महत्व है। बड़े शहरों में रहने वाले लोग प्राय जो है पड़ोस कल्चर से वंचित रह जाते हैं। वे अकेलेपन की पीड़ा झेलते हैं। वे सुख दुख दर्द में साथ देने वाला कोई नहीं होता। वहाँ पर क्या होता है कि दुख सुख में जो है कोई साथ देने वाला नहीं होता है और सब अपने में जो है सिमटे रहते हैं। हमारा अनुभव भी इसी प्रकार का है। हमारे पड़ोस में रात्रि के समय एक व्यक्ति की जो है मृत्यु हो गई। रात भर उनके पास दुख बांटने के लिए कोई नहीं आया। प्रातः जो है होने पर दिखावा करने के लिए कुछ लोग जो है सहानुभूति प्रकट करने अपने अपने काम पर चले गए। आगे इस प्रकार लिखना है कि कहीं 10-11 बजे तक कुछ रिश्तेदार आ गए, तब जाकर युवक का जो है क्रियाक्रम के लिए शमशान ले जाया जा सका। इस प्रकार से जो है आपको आंसर लिख देना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि वह कौन सी जो है भावना थी जिसके बारे में जो है सुनने पर लेखिका को ना अपनी आंखों पर जो है विश्वास हो पाया और ना अपने कानों पर। तो देखिए आंसर इस प्रकार लिखना है कि एक बार ऐसा हुआ कि लेखिका के आंदोलनकारी व्यवहार से तंग आकर जो है उनके कॉलेज की प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को बुलवाया। पिता पहले से ही लेखिका के विद्रोही रूख से परेशान रहते थे। उन्हें लगा कि जरूर इस लड़की ने कोई जो है अपमानजनक काम किया होगा, इस कारण उन्हें जो है सिर झुकाना पड़ेगा। इसलिए वे जो है बड़बड़ाते हुए कॉलेज गए। जब वे कॉलेज गए तो उन्हें पता चला कि उनकी लड़की तो सब लड़कियों को चहेती नेत्री है। सारा कॉलेज उनके इशारों पर चलता है। लड़कियों प्रिंसिपल की बात भी नहीं मानती, केवल उसी के संकेत पर चलती है। इसलिए प्रिंसिपल के लिए कॉलेज चलाना कठिन हो गया था। यह सुनकर पिता का सीना गर्व से फूल उठा। वे गदगद हो गए। उन्होंने जो है प्राचार्य यानी कि प्रिंसिपल को उत्तर दिया, ये आंदोलन तो वक्त की पुकार है, इन्हें कैसे रोका जा सकता है। लेखिका पिता के मुख से ऐसी प्रशंसा सुनकर विश्वास न कर पाई। उसे अपने कानों पर भरोसा न हुआ। उसे
तो यही आशा थी कि उसके पिता उसे डांटेंगे, धमकाएंगे तथा उसको जो है घर से बाहर निकलना बंद करवा देंगे। उन्होंने ये सोचा और ये सारे उसकी जो है जब प्रशंसा हुई तो उसके कानों पर यकीन नहीं हुआ, वो आंखों देखा हाल जो है वो खुद से जो है कंफ्यूज हो गए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दिया गया बच्चों कि एक कहानी यह भी पाठ का क्या संदेश है। तो आंसर लिखना है कि एक कहानी यह भी पाठ का संदेश अत्यंत जो है सागरभीत है, जिसका विवरण इस प्रकार है। तो पहला लिखना है कि जीवन में सफलता पारिवारिक वातावरण एवं शिक्षण संस्थाओं द्वारा जो है उपलब्ध सकारात्मक गतिविधियों से प्राप्त होती है। अपने शील, स्वभाव, धैर्य, सहनशीलता, परिश्रम, लगन एवं दृढ़ निश्चय द्वारा हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। आधुनिकता के साथ जो है अपनी स्वस्थ परंपराओं को अपनाना सदैव जो है श्रेयस्कर है। श्रेष्ठ जनों का समुचित सम्मान तथा उनके द्वारा दी गई शिक्षा को अपनाना जीवन की पूर्णता प्रदान करते हुए समृद्ध बनाना है। और आगे लिखना है कि स्वविवेक द्वारा जो है उद्देश्यपूर्ण कार्यों के निष्पादन में दृढ़ता का परिचय होना चाहिए तथा अन्य सामान्य जनों की नकल करने से बचना चाहिए। और पैराग्राफ चेंज करते हुए आपको लिखना है कि लेखिका ने अपत लिखना है, डायरेक्टली लिखना, अपरत नहीं लिखना है। लेखिका ने अपत जो है रचित निर्माण अपने जो है पिताजी तथा कॉलेज के प्रधानाध्यापक शीला अग्रवाल की छत्र छाया में किया। उनसे जीवन संघर्ष में प्रेरणा ग्रहण की। अपने शील गुण के कारण कॉलेज की छात्राएं उनके द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम का पूर्ण जो है समर्थन करती थी तथा उनके द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन के आसान पर उनके नेतृत्व में आंदोलनरत रहती थी। इस प्रकार से जो है आपको आंसर लिख देना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या दिया बच्चों। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखिए दिया गया है कि लेखिका जो कि मन्नू भंडारी है, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का जो है किस रूप में प्रभाव पड़ा। अब जो है अपना जो है उत्तर जो है अपने भाषा में लिखना है। ये आपके मॉडल पेपर में भी दिया गया था। तो देखिए आंसर इस प्रकार लिखना है कि लेखिका के व्यक्तित्व पर मुख्य रूप से दो व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। पिताजी का प्रभाव लेखिका के व्यक्तित्व को बिगाड़ने में उनके पिता का बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने ही लेखिका के मन में हीनता की भावना पैदा की। उन्होंने ही उसे शक्की बनाया, विरोधी बनाया। उन्होंने ही लेखिका को देश और समाज के प्रति जागरूक बनाया। उसे रसोई घर और सामान्य घर गृहस्थी से दूर एक प्रबुद्ध व्यक्तित्व दिया। लेखिका को देश के प्रति जागरूक बनाने में उनके पिता का ही योगदान है। ठीक है, और आगे आपको पैराग्राफ चेंज करते हुए लिखना है, आपके कॉलेज के बारे में उसका लिख देना है कि शीला अग्रवाल का जो है प्रभाव जो है लेखिका की क्रियाशैली क्रांतिकारी आंदोलनकारी बनाने में उनकी हिंदी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का योगदान है। शीला अग्रवाल ने अपनी जो है जोशीली बातों से लेखिका के मन में बैठे संस्कारों का कार्य रूप दे दिया। उन्होंने जो है लेखिका के खून में थोड़े भड़का दिया, यानी खून को जो है थोड़े भड़का दिया, शोले भड़का दिया। और पिता उसे जो है चार दीवारी तक सीमित रखना चाहते थे, परंतु शीला अग्रवाल ने उसे जो है जनजीवन में जो है खुलकर विरोध करना सिखा दिया। इस प्रकार से जो है आंसर आपको लिख देना है। चलिए अगला सवाल देखिए दिया गया है कि तब की शिक्षा प्रणाली और अब की शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर है। ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इस बार भी आएगा। तो देखिए आंसर इस प्रकार लिखना है कि तब की शिक्षा प्रणाली व्यवहारिक थी और आज की शिक्षा प्रणाली जो है सैद्धांतिक है। तब शिक्षा गुरु मनु की आश्रम में ही दी जाती थी, अब स्कूलों कॉलेजों के विशाल भवन में शिक्षा दी जाती है। आगे ये लिखना है कि कुमरियों को नृत्य, गान, श्रृंगार आदि की विद्या दी जाती थी। आज की शिक्षा प्रणाली में नारी भेद नहीं किया जाता है। लड़कियों भी
वही विषय पढ़ती है जो कि लड़के पढ़ते हैं। उनकी कक्षाएं साथ साथ लगती हैं। पहले सह शिक्षा का प्रचलन नहीं था, आज सह शिक्षा के में पढ़ना फैशन बन गया है। यानी कि पहले जो है लड़का का कक्षा अलग होता था, लड़की की कक्षा अलग होता था, लेकिन अब जो है सब जो है एक साथ जो है मिलकर पढ़ा करते हैं, पढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, दिया गया है, कहता है कि किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ। तो आंसर आपको इस प्रकार लिखना है कि अपने तन क्या लिखना है, अपने तन को ढकने के लिए स्वयं को जो है गर्मी, सर्दी और नंगेपन से बचाने के लिए जो है सिलाई करने की आवश्यकता हुई। सुई धागे का आविष्कार होगा और सुई धागे की खोज से पहले जो है मनुष्य नंगा रहता था। वह जैसे तैसे जानवरों की खाल और पत्तों से तन को जो है ढकता था, किंतु उसके शरीर की ठीक से रक्षा नहीं होती थी, यानी उसके शरीर की जो है ठीक से रक्षा नहीं हो पाती थी। अतः जो है जब उसने सुई धागे की खोज कर ली तो उसके हाथ बहुत बड़ी जो है तकनीक लग गई। यह तकनीक इतनी कारगर थी कि आज भी हम लोग इसका जो है भरपूर उपयोग करते हैं। इस प्रकार से जो है आपको आंसर लिख देना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा बच्चों। चलिए देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है। प्रश्न यह कह रहा है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की दृष्टि आधुनिक है, सिद्ध कीजिए। यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो दृष्टि है, देखने का जो तजुर्बा है, वह क्या है, आधुनिक है। इसका जो है आपको सिद्ध करके बताना, आपको अच्छे से लिखना है। तो बच्चों इस प्रकार से लिखना है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रस्तुत निबंध के माध्यम से अपनी जो है दूरगामी और खुली सोच का परिचय दिया है। स्त्री को पढ़ना लिखना सीखना, उसे पुरुषों के समान अधिकारों को प्रदान करने की सिफारिश करना, महर्षियों की पत्नियों द्वारा व्याख्यान में बड़े बड़े विद्वानों की हार प्रदर्शित करना, शकुंतला और सीता द्वारा त्यागे जाने पर अपने पतियों को कटु वचन जो है कहलाना, पुराने नियमों, आदेशों और प्रणालियों को तोड़ने की बात कहना, स्त्रियों द्वारा वेद मंत्रों का उच्चारण करने का प्रसंग लेख की जो है दूरगामी और खुली सोच का परिचायक है। इस प्रकार से आपको आंसर लिखने हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, दिया गया है कि पुरातनपंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे। द्विवेदी जी ने क्या क्या तर्क देकर जो है शिक्षा स्त्री का जो है समर्थन किया है। इस प्रकार से उत्तर इस प्रकार से आपको लिखना है कि द्विवेदी जी ने निम्नलिखित तर्क देकर जो है पुरातन पंथियों के तर्कों का नकारा तथा स्त्री शिक्षा का समर्थन किया है। तो चलिए आपको जो है पॉइंट बाय पॉइंट जो है आपको आंसर लिखना है, तर्क देना है। तो देखिए पहला आपको जो है लिखना है कि स्त्रियों का नाटकों में प्राकृत बोलना उनके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। उन दिनों कुछ ही लोग संस्कृत बोल पाते थे। शेष शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्राकृतिक में ही बोलते थे। पहले क्या करते, प्राकृतिक में ही बोलते थे, ठीक है। दूसरा जो है आपको लिखना है कि यद्यपि आज यहाँ लिखना, आज की स्त्री होने की पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध नहीं है, किंतु वे खो भी सकते हैं। अतः पर्याप्त प्रमाणों के अभाव में यह नहीं कहा जा सकता है कि प्राचीन समय में स्त्री शिक्षा नहीं थी, ठीक है। और आगे आपको लिखना है जो है तीसरा पॉइंट लिखना है कि भारत में वेद मंत्र लिखने से लेकर तर्क, व्याख्यान और साक्षार्थ करने वाली सुरक्षित नारियां हुई है। अतः प्राचीन नारी को शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है। अगला आपको पॉइंट लिखना है, चौथा पॉइंट लिखना है कि शकुंतल का दुष्यंत के कटु वचन कहना उसकी अशिक्षा का परिणाम जो है नहीं था, उसका जो है स्वाभाविक क्रोध था। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, दिया गया है कि स्त्रियों को पढ़ने से अनर्थ होते हैं। कुतर्कवादियों कि इस दलील का खंडन जो है द्विवेदी जी ने कैसा किया, अपने शब्दों में लिखे।
तो चलिए इसका आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है कि कुतर्कवादियों के दलील है कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। द्विवेदी जी ने इस दलील का एक टूट शब्दों में खंडन किया है। उनका कहना है कि यदि शिक्षा के कारण स्त्रियां अनर्थ करती है तो पुरुषों द्वारा किया गया अनर्थ को भी शिक्षा का ही परिमाण मानना चाहिए। यदि चोरी, डकैती, हत्या, घूस, गबन, व्यभिचार आदि शिक्षा के परिणाम है तो सभी स्कूल कॉलेज बंद कर देने चाहिए। अनर्थ तो शिक्षित और अशिक्षित दोनों ही कर सकते हैं। अनर्थ का शिक्षा से कुछ जो है लेना देना नहीं है। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। चलिए अगला सवाल लिख दिया गया है कि काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, इसको आप एग्जाम से पहले रिवीजन कर लेना। तो उत्तर आपको इस प्रकार से लिखना है कि काशी जो संगीत, साहित्य और आदर की परंपराओं के लिए प्रसिद्ध थी, अब वहाँ की परंपराओं में परिवर्तन आ गया था। गायकों के मन में जो है संगीतकारों के प्रति आदर नहीं रहा। घंटों किए जाने वाले रियाज को कोई नहीं पूछता था। संगीत, साहित्य, आदर की अधिकतर परंपराएं समाप्त हो गई थी। इन सब को देखकर बिस्मिल्लाह खां व्यथित हो उठे थे। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। अगला प्रश्न देखिए दिया गया है कि बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक जो है क्यों कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इस बार भी एग्जाम में पूछेगा, इसको रिवीजन कर लें। तो देखिए उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है कि लोकगीतों एवं चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। शहनाई का मंगल का परिवेश प्रतिष्ठित करने वाला वाद्य यंत्र माना गया है। इसका प्रयोग उन जगहों पर मंगलिक विधानों के अवसर पर ही होता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन के क्षेत्र में अद्वितीय स्थान रखते थे। इसी कारण उन्हें जो है शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक कहा गया है। इस प्रकार से आपको आंसर लिख देना है। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जाता है। मात्र जो है 3 से 4 पॉइंट में आपको आंसर लिखना है कि शहनाई की दुनिया में डुमराव को निम्नलिखित कारणों से जो है याद किया जाता है। पहला बताना है कि डुमराव जो है विश्व प्रसिद्ध यानी कि विश्व के विख्यात शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां की जन्मभूमि है। दूसरा लिखना है कि शहनाई बजाने में जिस रीढ़ का प्रयोग होता है वह मुख्यतः जो है डुमराव के स्वर्ण नदी के किनारे पाई जाती है। यह रीढ़ जो है नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है। तीसरा लिखना है कि इस समय जो है डुमराव के कारण ही शहनाई जैसा वाद्य बजता है। इस प्रकार दोनों में गहरा रिश्ता है। इस प्रकार से जो है दोनों में गहरा रिश्ता है, इसलिए जो है आपको इसका आंसर लिख देना है कि शहनाई में जो है डुमराव को याद किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको आंसर लिख देना है। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है कि बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तित्वों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया। तो देखिए आंसर इस प्रकार लिखना है कि बिस्मिल्लाह के संगीत जीवन को निम्नलिखित लोगों ने समृद्ध किया। देखिए क्या है, रसूलन बाई, उसके बाद है बुतलन बाई, मामू जान, अलीबख्त खां, नाना, कुलसुम हलवाइन, अभिनेत्री सुलोचना, क्या है यहाँ पे रसूलन बाई और बतुलन बाई की गायकी ने उन्हें जो है संगीत की ओर जो है खींचा। उनके द्वारा गाई डुमरी टप्पे और दादरा सुनकर जो है उनके मन में संगीत की ललक जागी। वे उनकी प्रारंभिक प्रेरिकाएं थी। बाद में वे अपने नाना को मधुर स्वर में शहनाई बजाते देखते थे तो उनकी शहनाई को खोजा करते थे। मामू जान अलीबख्त जब शहनाई बजाते सम पर आते थे तो बिस्मिल्लाह खां धड़ से एक पत्थर जमीन में मारा करते थे। इस प्रकार उन्होंने जो है संगीत में दाद देना सीखा। बिस्मिल्लाह खां कुलसुम की कचौड़ी तलने की कला में भी संगीत का आरोह अवरोह देखा करते थे। अभिनेत्री सुलोचना की फिल्मों ने भी उन्हें जो है समृद्ध किया यानी प्रसिद्ध किया। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, अगला सवाल दिया गया है कि सुशीर है ना,
सुशीर विद्यानों सुशीर वाद्यों से क्या अभिप्राय है, यानी कि सुशीर वाद्यों से क्या अभिप्राय है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। आंसर आपको लिखना है कि सुशीर वाद्यों का अभिप्राय है कि सुराख वाले वाद्य जिन्हें फूंक कर यानी फूंक मार कर जो है बजाया जाता है, ऐसे सभी छिद्र वाले वाद्यों में शहनाई सबसे अधिक मोहक और जो है सुरीली होती है, इसलिए उसे जो है सुहनय अर्थात इसे सुशीर वाद्यों का शाह कहा गया है। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। चलिए अगला सवाल दिया गया है कि बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे, इस सिद्ध कीजिए। तो बिस्मिल्लाह खां जो है मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे, सिद्ध आपको करना है, लिखना है। तो आंसर लिखना है कि बिस्मिल्लाह खां काशी के बालाजी के मंदिर में नौबत खाने में शहनाई बजाने का रियाज किया करते थे। वे काशी के संकट मोचन मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर पर जो है आयोजित 5 दिवसीय संगीत सभा में अवश्य सम्मिलित होते थे। बिस्मिल्लाह खां की काशी विश्वनाथ जी के प्रति जो है अपार श्रद्धा थी। वे जब भी काशी से बाहर रहते थे तब विश्वनाथ जी व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते थे। थोड़ी देर तक उनके लिए शहनाई बजाते थे, इसके बाद ही कार्यक्रम शुरू करते थे। वे अक्सर कहते थे कि मेरे लिए काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं है। यहाँ गंगा मैया, बाबा विश्वनाथ और बालाजी के मंदिर है। बस बिस्मिल्लाह खां मुहर्रम के अवसर पर पूरे 10 दिन तक हज़रत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति जो है शोक मनाते थे और उन दिनों वे कई रागनी नहीं बजाते थे, यानी उन दिनों जो है कोई तरह से जो है राग नागिनी जो है नहीं बजाते थे, ना ही किसी संगीत के कार्यक्रम में भाग लेते थे। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। चलिए अगला सवाल लिखिए, दिया गया है कि नौबत खाने में इबादत पाठ में ये आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक थे। तो आंसर इस प्रकार लिखना है कि बिस्मिल्लाह खां काशी के बालाजी के मंदिर के नौबत खाने में शहनाई बजाने का रियाज किया करते थे। वे काशी के संकट मोचन मंदिर में हनुमान जयंती के अवसर पर आयोजित 5 दिवसीय संगीत सभा के अवश्य सम्मिलित होते थे। बिस्मिल्लाह खां की काशी विश्वनाथ जी के प्रति अपार श्रद्धा थी। वे जब भी काशी से बाहर रहते थे तब विश्वनाथ जी व बालाजी मंदिर के दिशा की ओर मुख करके जो है बैठते थे और थोड़ी देर तक उनके लिए शहनाई बजाते थे, इसके बाद ही कार्यक्रम शुरू करते थे। वे अक्सर कहते थे कि मेरे लिए काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं है। यहाँ गंगा मैया, बाबा विश्वनाथ और बालाजी के मंदिर है। बिस्मिल्लाह खां का मुहर्रम के अवसर पर पूरे 10 दिन तक हज़रत इमाम हुसैन एवं उनके वंशजों के प्रति जो है शोक मनाते थे। उन दिनों वे कोई रागनी नहीं बजाते थे और ना ही किसी संगीत का कार्यक्रम में भाग लेते थे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिलीजुली संस्कृति के प्रतीक थे। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, दिया गया है कि बिस्मिल्लाह खां कला के अन्य उपासक थे, तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर आपको लिखना है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई बजाने वाले एक महान कलाकार थे। उन्होंने अपनी जो है कला को धनोपार्जन का साधन कभी नहीं बनाया, यानी कि धन प्राप्त करने का जो है साधन नहीं बनाया। इसी कारण उन्हें जो है देश के सर्वोच्च जो है सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा गया है। वे नमाज के बाद सजदे में अनुरोध करते थे कि मेरे मालिक मेरे एक सुर बख्श दें। सुर में वह तासीर पैदा कर कि आँखों से सच्चे मोती की तरह जो है अनपढ़ आंसू निकल आए। उन्होंने कभी भी अपनी कला को पूर्ण नहीं माना। वे हमेशा यही सोचते कि 7 सुरों को बरतने की तमीज़ उनके सलीके से अभी तक क्यों नहीं आई। उन्होंने हमेशा अपनी कला को महत्व दिया, धन दौलत या पहनावे को नहीं। इसी कारण एक शिष्या द्वारा फटी लुंगी पहनने से मना किए जाने पर उन्होंने कहा कि यह भारत रत्न मुझे शहनाई पर मिला है, लुंगी पर नहीं। अंत तक जो है उनके अंदर जो है संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जो है
क्या है जिजीविता बनी रही, यानी कि यार जीविता बनी रही, यानी कि वो जो है और सीखें क्योंकि इस तरह से उसको जो है पूर्ण रूप से वो नहीं मानते थे कि हम जो है पूर्णतः जो है शहनाई बजाने के लिए हम जानते हैं। तो यहाँ पे आगे लिखना है पैराग्राफ चेंज करते हुए कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां के अन्यन जो है उपासक थे। ठीक है, इस प्रकार से आपको आंसर लिख देना है। तो बच्चों इस वीडियो में मैंने जितने भी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं इसको आप अच्छे से एग्जाम से पहले रिवीजन कर लीजिएगा। मैं गारंटी देता हूँ 200% की, इससे बाहर एक भी सवाल आपका जो है नहीं भिड़ने, इससे एक भी सवाल जो है आपका बाहर नहीं आएगा। सारा का सारा क्वेश्चन जो है आप लोगों का वहाँ पे भिड़ेगा, सारा का सारा क्वेश्चन जो है आप लोगों का भिड़ने वाला है। एग्जाम से पहले आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।